हवेली के आंगन में गहरी धूप उतरी हुई थी, जिसकी रोशनी पूरे आंगन में बिखर के एक जादू सा पैदा कर रही थी। हवेली की सबसे छोटी और लाडली जोया के इम्तिहानात सर पर थे। उसकी किताबें बेड पर खुली हुई थी, नोट्स इधर उधर बिखरे हुए थे, मगर वो मोहतरमा खुद कमरे में मौजूद ही नहीं थी। बल्कि वो तो किचन में खड़ी देचकी में चमक घुमा रही थी, जैसे उसे आज ही कोई आलमी मुकाबला जीतना हो। उसे चम्मच देचकी में घुमाकर हल्का सा जायका चखा। वाह, अगर आज ये डिश परफेक्ट बन गई ना तो मैं खुद को शेफ कहलवाना पसंद करूंगी। उसने खुद की तारीफ की और साथ ही प्लेट में रखी सब्जियां डालकर देचकी को ढक्कन लगा दिया तो छन की आवाज आने लगी थी। जोया, जोया तुम कहाँ हो? उसी दौरान किचन के दरवाजे से आहत की आवाज सुनाई थी, जो हाथ में चाय का कप लिए उसे किचन में देखकर मुस्कुराया था। वाह भाई, कौम के मुस्तकबिल का क्या बनेगा जब मुस्तकबिल के डॉक्टर इंजीनियर अपनी इंजीनियरी और डॉक्टरी छोड़कर किचन में तजर्बे करने लगे। उफ, अब तुम यहाँ क्यों आ गए? प्लीज मुझे तंग मत करो, जाओ, मैं सीरियस हूँ। जोया ने घूर कर उसे देखा तो आहत ने आगे बढ़कर एक नज़र देचकी बजाकर फिर नाक सुकेरी। सीरियसली? तो मुझे ये खाना भी लग रहा है, खासतौर पर ये जलने की महक तो तुम्हारे खाने से चिपक गई है मिस शेफ। आहत ने उसे तंग करते हुए कहा। ये जल रही ना, स्मोक इफेक्ट दिया है, ढक्कन इंसान। जोया ने नाक चढ़ाते हुए सूंघते हुए कहा। ओह अच्छा, तो चिपके हुए खाने को स्मोक इफेक्ट कहते हैं। वाह भाई। आहत खुलकर हंसा था। जोया ने देचकी से चम्मच उठाकर उसके कंधे पर मारा। अगर तुमने मजीद एक लफ्ज बोला ना तो मैं तुम्हारी यही खाना खिला दूंगी। नहीं भाई, मुझे ऐसे जिंदा रहना है। आहत ने ड्रामाई अंदाज में अपने सीने पर हाथ रखकर मुंह बंद कर दिया। जोया ने आंखें घुमाई लेकिन उसे कुछ ना कहा और अपने काम में मगन हो गई। आज से देख भी रहा था कि अचानक से चूल्हे की आंच तेज हो गई। देचकी में तेल वैसे ही गर्म था। तेल ने आग पकड़ी और पैन से शोला सा उठा। या अल्लाह! जोया जोर से चीखी और घबरा कर पीछे हटी। इस दौरान उसका पांव फिसला और सीधी आहत के ऊपर आ गई। वो डर के मारे उसके बाजू से चिमट गई। आहत जो पहले उसके कारनामों पर हंस रहा था, अचानक से संजीदा हो गया। अरे अरे, संभालो खुद को, क्या हो गया? रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ। वो डरकर उसके बाजू से चिमट गई थी। ये आग कैसे लगी? जोया ने घबरा कर पूछा। आहत ने आगे बढ़कर फौरन से चूल्हा बंद किया और देचकी से ढक्कन हटाया। ये इसलिए लगी क्योंकि शेफ साहिबा ने स्मोक इफेक्ट कुछ ज्यादा ही दे दिया था। उसने अपनी हंसी दबाई और जोया की हालत देखकर खुद को सीरियस रखने की कोशिश की, मगर उसकी हंसी फिर भी छूट गई थी। मैं ठीक हूँ, अब तुम ज्यादा हंसो मत, बस मैं अचानक डर गई थी। हाँ वो तो नजर आ ही रहा है, ऐसे मुझसे चिपटी जैसे मैं कोई फायर ब्रिगेडर हूँ जिससे चिमटने से देचकी की आग बुझ जाएगी। ये सुनते ही जोया ने उसे गुस्से से घूरा। दफा हो जाओ यहाँ से। उसने उसे हल्का सा धक्का दिया और खुद भी अपनी हंसी छुपाने लगी। उसे अपनी तासुरात पर खुद भी हंसी आ गई थी। वैसे तुम्हारे इम्तिहानात नहीं है जो तुम यहाँ अपना वक्त ज़ाया कर रही हो? आहत ने काउंटर पर बैठते उससे पूछा तो जोया ने एक लम्हे को रुक कर उसे देखा था। ज़रूर है, मगर मुझे कुकिंग ज़्यादा पसंद है। मैं खाना बनाती हूँ ना तो मुझे रिलैक्स में हो जाती हूँ, सुकून मिलता है मुझे। जोया ने पुरसुकून से लहजे में वजाहत दी। हाँ, और हमें टेंशन होना शुरू हो जाती है। आहत ने लुकमा दिया। जोया ने चम्मच उठाकर उसकी तरफ फेंका। आहत के बच्चे, चुप हो जाओ। ओके ओके, मैं सीरियस हो गया। उसे हाथ उठाकर उसके हमले को रोका। वैसे बना के रही हो या बनाने की कोशिश कर रही हो? आहत ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। मैं पास्ता बना रही हूँ, जोया ने एक अदा से कहा तो आहत ने देचकी से ढक्कन हटाकर देखा। लेकिन ये तो मुझे पास्ता की बिरयानी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपस में गले मिलकर रो रहे हैं और इनके यहाँ किसी की मैयत हो गई है। अब कुल का ऐलान करने वाले हैं। तुम पहले खा कर तो देखो, फिर अपनी बकवास करना। जोया ने गुस्से से होंठ बीचते हुए कहा। नहीं शुक्रिया, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। आहत ने आग मार कर कहा। डरपोक कहीं का। जोया ने उसे चैलेंज किया। डरपोक और मैं? लाओ प्लेट लाओ। जोया ने सुनते ही जल्दी से प्लेट में पास्ता निकाला और उसके सामने रख दिया। उसकी आंख में गहरी चमक थी। अब खा भी चको। आहत जो प्लेट नाक के करीब लाकर सूंघ रहा था, उसने चम्मच उठाया और एक लम्हा जोया को देखा। जिंदा तो बचाऊंगा ना? जोया ने गहरा सांस भरा। आहत ने आंखें बंद करके चम्मच मुंह में डाला। चंद सेकंड खामोशी छाई रही। बताओ भी, कैसा है? जोया ने बेचैनी से उसे देखा। तभी आहत ने आहिस्ता से आंखें खोली। मैं जिंदा हूँ, शुक्र है। जोया ने गुस्से से उसे घूरा। आहत के बच्चे? वह हंस पड़ा। अच्छा है पर थोड़ा अजीब है, मगर बुरा नहीं है। सच में? जोया के चेहरे पर एक
चमक सी आ गई थी। हाँ, अगर मैं बच गया ना तो कल फिर ये पूरा खा लूंगा। आहद ने सीने पर हाथ रखकर गहरा सांस भरा। तुम भी ना, जोया ने हंसते हुए सर हिलाया। बहुत ही ज्यादा ढीठ इंसान हो। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि किचन में अब सुकून था। हल्की सी और थोड़ी सी शरारत शामिल थी। वैसे जोया, तुम डॉक्टर बनो या शेफ, एक बात कन्फर्म है। आहद ने पास्ता का आखिरी चम्मच मुंह में रखते हुए कहा। जहां भी जाओगी लोगों को इंटरटेन जरूर करोगी। जोया ने मुस्कुराकर तारीफ वसूल की। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? उसने वहां कुर्सी पर बैठते हुए आहद से पूछा। मैं तुम्हारे इन एक्सपेरिमेंट से बचने की कोशिश करूंगा। जवाब सुनते ही दोनों की हंसी बुलंद हो गई। उन दोनों की हंसी के पीछे दोस्ती पनप रही थी। कोर्ट के बाहर गैर मामूली रश था। हर तरफ वकला के काले कोट में लोग दिखाई दे रहे थे। लोगों की सरगोशियां माहौल को संजीदा बना रही थी। असफल मीर अपनी किसी काम से कोर्ट के अहाते में दाखिल हुआ और अपनी गाड़ी से उतरते हुए सीधा अंदर की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी और यहाँ किसी आम काम के लिए नहीं आया था, बल्कि अपनी जमीनों के सिलसिले में आया था। अभी वो चंद कदम चला ही था कि अचानक उसकी नजर एक मानूस चेहरे पर पड़ी। उस सफेद शलवार कमीज पर स्याह कोट पहने, चादर सर पर जमाए फाल को मजबूती से सीने से लगाए ठहर ठहर कर चलते हुए बाहर निकल रही थी। सोनिया। उसके कदम वहीं जम गए। सामने उसकी कजन सोनिया खड़ी थी। अश्विन तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सोनिया ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक अज़्म दिखाई दे रहा था। मैं यहाँ। वो चंदा में रुकी। मैं यहाँ वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। ये सुनते ही अश्विन के माथे पर बल पड़े। उसने अपने चेहरे से ग्लासेस हटाए। मैंने आपको कहा भी था कि ये केस मत ले। सोनिया ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखा। और मैंने आपको भी कहा था कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। अश्विन ने बेइख्तियार गहरी सांस पड़ी और एक लम्हे के लिए इर्द गिर्द देखा, जैसे वो नहीं चाहता हो कि कोई उनकी बात सुन ले। उसके चेहरे पर बेचैनी छाई वाज़ह तौर पर नजर आ रही थी। आप समझ क्यों नहीं रही? जिसके खिलाफ आप केस लड़ रही हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तो सोनिया ने फौरन से सीने पर बाजू लपेटे। मुझे पता है वो कौन है। अश्विन मीर चौंक सा गया। वो आपका दोस्त है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे, और बचाने के लिए उसे मैं ये सब कर रही हूँ। सोने की बात पर चंदमों के लिए एक खामोशी सी छा गई। अश्विन ने नफी में सर हिलाया। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जिसके खिलाफ आप केस लड़ रही हैं ना, वो कोई आम आदमी हरगिज नहीं है। सोनिया ने सब्र से उसका जवाब दिया। चाहे वो आम आदमी हो या खास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हक और इंसाफ के साथ खड़ी हूँ और उस मुजरिम को सजा जरूर दिलाऊंगी। सोनिया के लहजे में एक खास किस्म की मजबूती थी जो अश्विन ने अपने दिल में उतरती हुई महसूस की थी। अश्विन के अंदर गुस्सा वाज़ेह होने लगा था। आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं और किससे टक्कर ले रही हैं? मैं आपको पहले ही खबरदार कर रहा हूँ कि इस केस का अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेहतर यही है कि पीछे हट जाए। सोनिया ने चंद कदम आगे बढ़ाकर उसकी आंखों में झांका। मुझे इंजाम की परवाह नहीं है मिस्टर अश्विन। मुझे सिर्फ ये परवाह है कि मैं हक पर खड़ी हूँ, सीधे रास्ते पर। अश्विन ने बेख्तियार होंठ भींचे। क्या आपको वाकई लगता है कि आप हक पर हैं? सोनिया ने इस बात में सर हिलाया। मुझे लगता नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है। अश्विन चंद में उसकी मजबूती को देखता रहा। आप हमेशा से ऐसे ही जिद्दी हैं, अपनी मनमानी और मर्जी करने वाले। अश्विन ने गोया हार मानते हुए कदरे तलखी से पूछा। सोनिया हल्का सा मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में भी तंज था। और आप हमेशा से ऐसे ही थे, लोगों से बातें मनवाने वाले और लोगों की गलतियों को साबित करने वाले। ये बात अश्विन के दिल में खंजर की तरह चुभ गई थी। हद कर दी है आपने। मैं किसी गलत को सही नहीं कह रहा। मैं तो इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, सोनिया ने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। आपके इस इनकार की वजह मुझे खूब समझ आ रही है। आप अपने दोस्त को सजा से बचाना चाहते हैं। अश्विन ये सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि कुछ सच ऐसे थे जिनका उसके पास भी जवाब नहीं था। चंदा में दोनों एक दूसरे को देखते रहे। माहौल में अजीब सी कशीदगी फैल गई थी। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ मिस सोनिया, इस केस से पीछे हट जाए। ये केस आपसे बहुत बड़ा खराज वसूल करेगा। सोनिया ने मुस्कुराकर सर झटका। और मैं भी आपको आखिरी बार वार्न कर रही हूं कि आप मेरे रास्ते में मत आइएगा, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी।
असफल ने बेख्तियार मुट्ठी भींच ली। तो फिर जो होगा इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। सोनिया जो चंद कदम आगे बढ़ रही थी, उसने पलटकर उसकी बात मुकम्मल सुनी और फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। और पहली बार असफल को महसूस हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं, बल्कि रिश्तों और असूलों के दरमियान होने वाली जंग बनने जा रही है। यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में आज खासी गहमा गहमी थी। आहत का ग्रुप उसमें सबसे ज़्यादा नुमाया था। उन सब ने हाथ में कोल्ड ड्रिंक थामी हुई थी और चेहरे पर बेफिक्री के आसार नुमाए थे। भाई, आज तो तेरी जीभ वाकई में बहुत बारी लग रही है। आहत के करीबी दोस्त ने उसे छेड़ा तो मुस्कुराया। बस यार, अब्बू से थोड़ी सी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की और मेरा काम हो गया। आहत ने फनी फखर से अपनी गर्दन अकड़ाई। अच्छा किया, क्या सीन मारा है तूने? दूसरे ने फौरन से पूछा तो आहत ने ड्रामाई अंदाज अपनाया। बस मैंने अब्बू से कहा कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ, आपकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। उसने इस कदर इमोशनल अंदाज में कहा कि सब दोस्त कहका लगा कर हंस पड़े। और फिर क्या हुआ? उन सब ने बैक वक्त पूछा तो आहत कहका मार कर हंसने लगा। अब्बू पिघल गए। आखिर में बेटा जो हूं मैं उनका। आहत ने बारी बारी तीनों को आंख मारी। तो आज क्या ट्रीट है? वो कुर्सी पर से खड़े हो गए। आओ तुम लोगों को ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ तुमने कभी कदम भी नहीं रखा होगा। उनने तीनों दोस्तों को खुशखबरी सुनाई। ओहो, बड़ा आया अमीरज़ादा। तो और क्या, मैं अमीरज़ादा ही हूँ, बस फ़र्क यह है कि मेरे मुस्तकबिल का पैसा अभी मेरे बाप के पास है। वो सब हंसते हुए बाहर निकले थे। आ कुछ ऐसा खाएंगे कि दिल भी खुश हो जाए। थोड़ी देर बाद सब एक खूबसूरत होटल की लॉबी में दाखिल हुए, जहाँ की शीशों की चमक और महंगे तरीन माहौल ने उनके 14 तब रोशन कर दिए थे। भाई, ये तो वाकई महंगी जगह लग रही है। इतने पैसे हैं ना तेरे पास? यूं ना हो कि पूरे होटल के बर्तन धोने पड़े। एक दोस्त ने धीमी आवाज में उसके कान में सरगोशी की। रिलैक्स यार, मैं हूं ना, फिक्र करने की क्या जरूरत है। वो भी आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसकी नजर एक कोने पर जाकर ठहर गई और वहीं पर रुक गई। जोया, उसने जेर लब दोहराया। तुम लोग सब बैठो, मैं भी आता हूँ। अपने दोस्तों को छोड़कर वो धीरे धीरे चलता काउंटर के पास खड़ी जोया के पास आया, जो काउंटर से मालूमात ले रही थी। और उसके हाथ में एक फॉर्म भी था। सादा सी ड्रेसिंग में भी वो खूब चमक दमक रही थी और चेहरे की अजीब सी चमक ने आहत को हैरत में मुब्तला कर दिया था। ये यहाँ क्या कर रही है? उसने बेख्तियार सोचा और उसे आवाज लगाई, जोया। जोया ने पलट कर उसे देखा और एक लम्हे के लिए खुद भी चौंक गई। तुम? उसने फौरन से खुद को संभाला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहत का लहजा एकदम से बदल गया। जोया ने एक सेकंड सोचा, फिर शरारत से मुस्कुराई। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? उसने उल्टा सवाल किया। मैंने ये नहीं कहा, बस एक बात बताओ। राज की बात है, किसी को बताना मत। मैं यहाँ डेट मारने आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। आहत का चेहरा एकदम से संजीदा हो गया। क्या बकवास कर रही हो? जोया ने हंसी रोकने की कोशिश की। इधर आओ, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलवाती हूँ, आ जाओ। उसने आहत का हाथ पकड़ा तो उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। मुझे नहीं देखना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड, तुम्हें ही मुबारक हो। घर चलो, फिर तुम्हारे अब्बू को बताता हूँ सब। आहत के चेहरे पर एकदम से संजीदगी छा गई थी। ओ खुदाया, तुम्हारा चेहरा देखने वाला था। जोया की हंसी छूट गई थी और उसने मुंह पर हाथ रख के आहत की इस हालत का मजा लिया था। वो देखो, वो रहा मेरा बॉयफ्रेंड। वहां दरख्तों के झुंड के पास एक खूबसूरत से सफेद बिल्ला बैठा हुआ था, जहां से जब से वो यहाँ आई मेरे पास ही लौट रहा। आखिर वो हुआ ना फिर मेरा बॉयफ्रेंड। ये देखते ही आहत ने अपना सर पीट लिया। कोई मजाक है जोया? हाँ, क्योंकि तुम हर बात पर ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे दुनिया खत्म हो गई है, जैसे अभी किया। वो मुसलसल हंस रही थी। आहत ने गौर से उसे देखा। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, तुम यहाँ क्या करने आई थी? उसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। मैं असल में फॉर्म लेने आई थी, कुकिंग कंपटीशन के लिए। जोया ने उसे इतला दी तो आहत ने एक नज़र उसके हाथ में पकड़े फॉर्म पर डाली। ओह, तो अब तुम शेफ बनोगी? जोया का चेहरा खिल उठा। क्यों, मैं नहीं बन सकती क्या? आहत ने कंधे उचकाए। बस हकीकत और ख्वाब में फ़र्क होता है ना। हाथ की संजीदगी देखकर जोया की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मदम होने लगी। मैं सीरियस हूँ आहत, मुझे वाकई में बहुत शौक है। शौक है? आहत ने फौरन से उसकी बात काटी। तुमसे एक कप चाय ठीक से नहीं बनती। कुकिंग के दौरान तुम आग तक लगा देती हो और फिर डरकर दूसरों से चिमट जाती हो। तुम कुकिंग कंपटीशन जीतने चली हो? वो बेफिक्री से बोलता उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा था।
اور یہ جملہ تو سیدھا اس کے جیسے دل پر لگ گیا تھا۔ زویا نے بے اختیار اپنے آنسو روکنے کے لیے نظریں جھکا لی تھی اور اپنی انگلیاں مڑوڑنے لگی تھی۔ ہر کوئی شروع میں پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، اس نے اپنا دفاع کیا۔ ہاں مگر ہر کوئی خود کو ماسٹر شیف بھی نہیں سمجھ لیتا ہے۔ احد نے بے دردی سے مذاق اڑایا۔ زویا نے گہری سانس لی، گویا ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچھا ہے نا، کم از کم میں کوشش تو کر رہی ہوں۔ احد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے اس کے دوستوں نے اسے پکارا تھا۔ احد نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا اور زویا کی طرف دیکھا۔ ویسے بھی خواب دیکھنے میں کون سے پیسے لگتے ہیں، لگی رہو، خواب دیکھتی رہو، آخر کو تمہیں شادی ہی کرنی ہے اور کیا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور زویا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے آہستہ سے فام کو سیدھا کیا۔ آنکھوں میں اب چمک نہیں رہی تھی مگر ایک ضد ضرور آ گئی تھی۔ دیکھنا، ایک دن یہی خواب حقیقت بنے گا اور تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ البتہ اس کا دل مایوس ہو چکا تھا۔ آہد کی باتوں نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ محمود میر ایک باوقار اور بااثر شخصیت کے مالک تھے، جنہوں نے اپنی محنت اور سمجھداری سے نہ صرف کاروبار کو عروج دیا بلکہ اپنے خاندان کو بھی مضبوطی سے جوڑے رکھا۔ کی 3 اولادیں تھی اور یہی تینوں شاخیں آگے چل کر ایک ہی خاندان میں جڑی رہی، جہاں رشتے صرف خون کے نہیں بلکہ مزاج، نظریات اور آزمائشوں کے بھی تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام صالحہ میر تھا، جو نہایت سنجیدہ ذمہ دار طبیعت کا مالک تھا۔ ان کی اولاد میں 2 بچے تھے، اسفند اور زویا۔ اسفند بچپن سے ہی دوسروں سے مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سنجیدگی، ایک خاموشی بسی رہتی تھی۔ وہ کم بولنے والا، سخت مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا۔ لوگوں سے غیر ضروری میل جول اسے پسند نہیں تھا۔ وہ اپنے اصولوں پر قائم رہنے والا اور کسی کی غلطی کو آسانی سے نظر انداز نہ کرنے والا انسان تھا۔ اس کے برعکس زویا ایک زندہ دل، پرجوش اور اپنی دنیا میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، جسے کھانے پکانے کا بے حد شوق تھا۔ دونوں بہن بھائی مزاج کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد تھے مگر رشتہ بہت گہرا تھا۔ محمود میر کے دوسرے بیٹے ارتضیٰ میر کی ایک ہی بیٹی تھی، سونیا۔ سونیا نہایت ذہین، خود مختار اور مضبوط ارادوں کی مالک تھی۔ اس نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور ایک کامیاب وکیل بن گئی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ حق گلے کھڑے ہونے سے کبھی نہیں ڈرتی تھی، چاہے سامنے اپنا ہی کتنا بڑا ہو۔ سونے کے لیے انصاف سب سے اہم تھا اور یہی چیز اسے خاندان کے باقی افراد سے مختلف بناتی تھی۔ تیسری اور سب سے چھوٹے بیٹے وقار میر کا ایک ہی بیٹا تھا، احد میر۔ احد بالکل اپنے کزن سے الگ مزاج رکھتا تھا۔ وہ لاپرواہ، ہلکا پھلکا اور زندگی کو سنجیدہ سے نہ لینے والا انسان تھا۔ اسے ہنسی مذاق، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور بے فکری سے جینا پسند تھا۔ وہ اکثر اپنی باتوں اور حرکتوں سے سب کو ہنسا دیتا مگر اس کے اندر چھپی سنجیدگی کو شاید ہی کوئی سمجھ پاتا۔ یہ تینوں کزن ایک ہی ماحول میں پلے بڑے تھے مگر ان کی سوچ، انداز اور ترجیحات ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی۔ یہی فرق آگے چل کر ان کی زندگی میں ایک بڑی آزمائش بننے والا تھا۔ کشمکش اس وقت بڑھی جب سونیا نے اپنے پڑوسی کی بیٹی کا کیس دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ لڑکی ایک انتہائی سنگین ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور یہ جرم کسی عام انسان نے نہیں بلکہ اسفند کے قریبی دوست زریز نے کیا تھا۔ زریز جس پر اسفند نے اندھا اعتماد کیا ہوا تھا، اس اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ اسفند نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ اس کے اپنے حلقے تک پہنچ جائے گا۔ جب سونیا نے کیس اپنے ہاتھ میں لیا تو پورے خاندان میں ہلچل مچ گئی۔ اسفند کے لیے یہ صورتحال کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ ایک طرف اس کا دوست تھا جس کے ساتھ اس نے سالوں کی دوستی نبھائی تھی اور دوسری طرف اس کی کزن جو کہ حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ اسفند اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا مگر اس نے اپنی الجھن کسی پر ظاہر نہ ہونے دی۔ زرید نے اسفند کو صاف الفاظ میں وارننگ دی کہ سونیا کو یہ کیس چھوڑنے کے لیے کہے ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اسفند کے لیے لمحہ انتہائی گھٹن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سونیا کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گی مگر پھر بھی اس نے بے چینی کے عالم میں اسے روکنے کی کوشش کی۔ سونیا، یہ کیس چھوڑ دو، تم نہیں جانتی تم کس سے ٹکرا رہی ہو۔ اسفند نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا مگر سونیا اپنے عزم پر قائم رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ وہ کسی بھی دباؤ میں آنے والی نہیں۔ اگر میں آج پیچھے ہٹ گئی تو کل کسی اور کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ میں یہ کیس ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ اسے 2 ٹوک آواز میں جواب دے کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ اسفند خاموش ہو گیا مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اپنے دوست کو غلط تو کہہ رہا تھا مگر اپنے کزن کو روک نہیں پا رہا تھا۔
आहत जो बज़ाहिर सब कुछ हंसी मजाक में लेता था, इस सूरत-ए-हाल को देखकर पहली बार संजीदा हुआ था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि मामला एक केस नहीं, बल्कि पूरे ख़ानदान की बुनियादों को हिला सकता है। यूँ एक ही ख़ानदान के एक कज़न जो एक दूसरे की खुशियों का हिस्सा थे, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहाँ रिश्ते, उसूल, सच सब एक दूसरे के मुकाबिल आ खड़े हुए थे। अदालत के कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सोनिया अपनी फाइलें मजबूती से थामे हुए खड़ी थी, मगर उसकी दिल की धड़कन उसके काबू से बाहर होती जा रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां जैसे हर गुजरते सेकंड के साथ उसका हौसला कम कर रही थी। गवाह अभी तक नहीं आया माय लॉर्ड, मुखालिफ वकील ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसे उसे पहले ही नतीजा मालूम हो। सोनिया का दिल बैठ सा गया। मुझे इसे सिक्योरिटी देनी थी, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? वो बुड़बुड़ाई। उसकी उंगलियां फाइल के किनारों पर सख्ती से जम गई। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर खुद को संभाला, गहरा सांस बढ़ा और फिर जज की तरफ देखा। माय लॉर्ड, गवाह रास्ते में होगा, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। जज ने सोनिया की बात सुनकर संजीदगी से घड़ी की तरफ देखा। मिस सोनिया, आपको पहले ही काफी वक्त दिया जा चुका है। अगर गवाह पेश ना हुआ तो हमें केस का फैसला मौजूदा शवाहिद की बुनियाद पर करना होगा। ये अल्फाज किसी हथौड़े की तरह सोनिया के दिल पर बरसे। उसने एक लम्हे के लिए नजरें झुका ली। क्या वाकई वो हारने वाली थी? क्या वो उस लड़की के लिए इंसाफ ना ला सकेगी जिसने उस पर भरोसा किया था? वो बेचैन सी होकर कमरा अदालत में टहलने लगी। उसे सब कुछ उसी गवाह पर मुनहसर लगा। न जाने क्यों वो कहाँ गायब हो गया था। दूसरी तरफ असफंद अपने कमरे से निकला कि नाश्ते की मेज पर उसे सोनिया का मोबाइल दिखाई दिया। सोनिया के लिए दुआ करना इस केस का फैसला है। चची जान के कहने पर वो ठटका। लापरवाही की हद है। केस का फैसला और मोबाइल घर पर है। वो सख्त जिंजला है। दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़का था। वो मोबाइल उठाकर गाड़ी में बैठा जब अचानक मोबाइल की रिंग बजने लगी। उसे चौंक कर फोन उठाया। ये सोनिया का फोन था जो वो जल्दी में घर ही भूल गई थी। असफंद के माथे पर बल पड़ गया। असफंद ने कुछ समय हिचकिचाहट के बाद कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से फातिहा ने मुस्कुराहट के साथ भारी खुशी से भरपूर आवाज सुनाई थी। आज तुम्हारा इंजाम सबके सामने होगा। तुम्हारा गवाह तो एक वीराने में पड़ा है, बेयारो मददगार। अब तुम मुझे केस जीत कर दिखाओ। कॉल अचानक से कट गई। असफंद की आंखें हैरत के साथ साथ एक खतरनाक संजीदगी में उतर गई। उसे फौरन गाड़ी स्टार्ट की और उसे अदालत जाने वाले रास्ते में डाल दिया। मगर उसके जहन में अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि गवाह कहाँ है। उसे फौरन से अपने मुलाजिम को कॉल मिलाकर जुरेज के लिए के ठिकानों के बारे में मालूमात निकलवाई। कुछ ही देर में उसे मालूमात मिल चुकी थी। वो एक वीरान सी जगह पर पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। एक आदमी पूरी तरह से जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। वही गवाह। शायद उसने अंदाजा लगाया। कौन है यहाँ? वो चिल्लाया। असफंद ने गुस्से से इर्द गिर्द देखा मगर वहां कोई ना था। और फौरन उसके पास झुका। सुनो, होश में आओ, तुम्हें अदालत जाना है। गवाह ने बामुश्किल आंखें खोली। मैं नहीं जा सकता, वो लोग मार देंगे। वो टूटे फूटे लहजे में बोला। असफंद के चेहरे पर सख्ती आ गई। अगर तुम नहीं गए तो वो लड़की सारी जिंदगी मरती रहेगी, हिम्मत करो। उसने उसे सहारा दिया मगर इस तरह दरवाजा खुला और किसी ने पीछे से असफंद पर हमला किया। एक जोरदार वार असफंद के बचाव की वजह से उसके हाथ पर लगा। वो तकलीफ से करा उठा मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने पलटकर हमलावर को धक्का दिया और उसके हाथ में पकड़ी पिस्तौल उठाकर उसके सर पर दे मारी। वो बेहोश होकर उसने गवाह को उठाया। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। खून उसके हाथ से बह रहा था मगर उसकी आंखों में सिर्फ एक ही अज़्म था। दूसरी तरफ सोनिया अब तकरीबन हार ही चुकी थी। उसने गहरी सांस ली। माय लॉर्ड, मैं उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले दरवाज़ा जोर से खुला। सबकी नज़रें एक साथ मुड़ी। दरवाजे पर गवाह मौजूद था। उसके चेहरे पर खौफ ही खौफ था। सोनिया की आंखें हैरत से फैल गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। माय लॉर्ड, मेरा गवाह आ गया है। कमरा जैसे एक लम्हे के लिए साकित हो गया। मुखालिफ वकील अपनी जगह शशा रह गया। गवाह कटहरे में खड़ा हुआ और उसे कांपती हुई आवाज में बयान देना शुरू किया। उसकी हर बात सच्चाई का वजन लिए हुई थी। अदालत में बैठे हर शख्स पर एक संजीदगी तारी हो गई थी। गवाही सुनने के लिए कुछ देर बाद जज की आवाज गूंजी। तमाम शवाहद और गवाहों को मद्देनजर रखते अदालत मुलजिम जुरेज को कसूरवार करार देती है और उन्हें इस जुर्म में 50 लाख रुपए जुर्माना और कैद की सजा सुनाती है।
یہ الفاظ سنتے ہی سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ ہار کے نہیں، جیت کے آنسو تھے. سونیا کو مبارکباد دی گئی. میری جیت تمہاری جیت ہے. اب کوئی مرد کسی لڑکی سے غلط سلوک کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. اس نے متاثرہ لڑکی کو گلے لگا کر کہا. سونیا جیسے ہی باہر نکلی اس کے قدم تیز تھے، سانسیں بے ترتیب. وہ ابھی بھی اس جیت کے لمحے کو محسوس کر رہی تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی. دروازہ کھلا اور اسفند باہر آیا. بیٹھو گاڑی میں. اس نے مختصر انداز میں حکم صادر کیا. سونیا کے چہرے پر فوراً سختی آ گئی. میں آپ کے حکم کو ماننے کی پابند نہیں ہوں. میں نہیں بیٹھ رہی. اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو اسفند نے دھمے چڑھائی. سونیا بیٹھ جاؤ. کیوں؟ وہ تیزی سے بولی. اب کیس جیت گئی ہے نا تو آپ سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں یا پھر مجھے لیکچر دینے؟ اسفند خاموشی سے اسے دیکھتا رہا مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا. میں نے کہا نا میں نہیں بیٹھ رہی. سونیا نے رخ موڑ لیا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا. اچانک اسفند نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ہلکے سے کھینچتے گاڑی کی طرف لے جانے لگا. ڈرامہ مت کرو، بیٹھو. وہ غرایا. چھوڑے میرا ہاتھ. سونیا نے جھٹکا دیا مگر اسی لمحے اس کی نظر اسفند کے ہاتھ پر پڑی. خون اب بھی بہہ رہا تھا. وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی. اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی. دل جیسے کسی انجانے احساس سے بھر گئی. یہ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکل سکی. اسفند نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. سونیا نے اسے غور سے دیکھا. دل چاہا کہ پوچھے کہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، مگر اس کی انا، اس کا غرور اس کے سوالوں کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی. بس یہی رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی. گاڑی چل پڑی مگر دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی. باہر کی سڑک پر شور تھا مگر اندر صرف دلوں کی آوازیں تھیں. سونیا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی مگر اس کا ذہن بار بار اسفند کے زخمی ہاتھ کی طرف جا رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ یہ زخم کسی معمولی بات کا نتیجہ نہیں تھا مگر اس نے کچھ نہ پوچھا اور اسفند وہ بھی خاموش رہا، جیسے اس کے لیے یہ سب کوئی اہم بات ہی نہ ہو. مگر حقیقت یہ تھی کہ آج اس نے صرف ایک کیس نہیں جتوایا تھا بلکہ اپنے دل کے خلاف جا کر ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس نے اسے اندر سے زخمی کر دیا تھا. میر ہاؤس کی وسیع ڈائننگ ہال میں صبح کا وقت تھا. چائے کی بھاپ فضا میں ہلکی سی گرماہٹ گول رہی تھی مگر آج اس ماحول میں ایک اندیکھی سنجیدگی بھی شامل تھی. سب اپنی اپنی جگہ موجود تھے مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ناشتہ ایک طوفان لے کر آنے والا ہے. محمود میر، جنہیں سب دادا جان کہتے تھے، سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے. ان کی شخصیت میں آج بھی وہی رعب اور وقار تھا کہ کوئی ان کے سامنے آواز اونچی کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. میں نے ایک فیصلہ لیا ہے. انہوں نے چائے کا کپ آہستہ سے میز پر رکھا. سب پر نظریں دوڑائی. ان کی آواز پرسکون مگر مضبوط تھی. سب کے ہاتھ رک گئے. زویا نے چونک کر سر اٹھایا. احد نے بھی ایک لمحے کے لیے چمچ روک کر دادا جان کی طرف دیکھا جبکہ اسفند حسب معمول خاموش اور سنجیدہ بیٹھا رہا. اب وقت آ گیا ہے کہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں. یہ جملہ سنتے ہی میز پر ایک ہلکی سی کھلبلی مچ گئی. زویا کا رشتہ احد کے ساتھ طے کیا جاتا ہے. زویا کے ہاتھ میں پکڑا کپ لرز گیا. اس کی آنکھیں بیکتے احد کی طرف اٹھی جیسے وہ اس سے کوئی وضاحت چاہتی مگر احد وہ تو ایسے مصروف تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ. وہ سکون سے اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا. اس کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ خوشی، صرف ایک لاپرواہی تھی. اور اسفند کا رشتہ سونیا کے ساتھ محمود میر کے الفاظ اب مکمل ہوئے تھے. ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی. یہ نہیں ہو سکتا. 5 سیکنڈ بعد اسفند کی والدہ جویریہ بیگم نے کہا تھا. سب کی نظریں ان کی طرف مڑ گئی. ان کے چہرے پر واضح غصہ اور بے چینی تھی. میں اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے ہرگز نہیں کروں گی جس کی ضد کی وجہ سے میرے بیٹے کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی. کمرے کا ماحول یکدم بھوجل ہو گیا. زویا نے بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑی جبکہ احد نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر سب کو دیکھا. پھر جیسے اسے کچھ خاص دلچسپی نہ ہوئی وہ دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا. آپ جانتے ہیں نا بابا جان اس دن کیا ہوا تھا؟ اگر کچھ ہو جاتا تو صرف اس کی ضد کی وجہ سے. اسفند کی والدہ کی آواز میں درد تھا. سونیا کی والدہ نفیسہ بیگم جو اب تک خاموش بیٹھی تھی انہوں نے ہمت کر کے لب کھولے. باجی وہ ضد نہیں تھی، وہ تو بس. محمود میر کی آواز گرجدار تھی، پورے ہال میں گونجی. ایک ہی لفظ نے سب کو
خاموش کر دیا تھا۔ انہوں نے گہری نظر سے سب کو دیکھا۔ میں نے کہا نا میرا فیصلہ اٹل ہے۔ سونیا کی والدہ کے لب وہی تھم گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر دادا جان کے روب کے آگے الفاظ جیسے دم توڑ گئے۔ اگر میری ذرا سی بھی عزت تم لوگوں کے دل میں ہے تو ان رشتوں کو قبول کرو گے۔ ان کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ درخواست تھی، بلکہ ایک حتمی حکم تھا جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سب کے سر جھکا گئے تھے۔ زویا جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ اس کی نظریں اب بھی آہت پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ اس سے کوئی رد عمل چاہتی، کوئی لفظ، کوئی اشارہ۔ مگر آہت نے ایک ہلکی سی سانس لی اور پانی کا گلاس اٹھا لیا، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ زویا کے دل میں ایک عجیب سا درد ابھرا۔ کیا واقعی یہ بات اس کے لیے اتنی غیر اہم تھی؟ دوسری طرف اسفند، وہ حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا۔ اس کے چہرے پر نہ حیرانی نہ اعتراض، جیسے یہ فیصلہ اس کے لیے پہلے سے طے شدہ ہو۔ اس کی والدہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسفند، تم کچھ کہو گے؟ اسفند نے آہستہ سے نظریں اٹھائی، ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اگر یہ دادا جان کا فیصلہ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر اس کی والدہ جیسے ساکت رہ گئی۔ مگر امی، اسفند نے نرمی کے ساتھ بات کاٹ دی، کچھ فیصلے ذاتی نہیں ہوتے، خاندان کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ محسوس تو کر رہا ہو مگر ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہو۔ محمود میر کے چہرے پر ہلکی سی تسکین ابھری۔ بس یہی سمجھداری چاہیے مجھے تم سب سے۔ زویا نے ایک بار پھر آہت کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ ناشتہ ختم ہو چکا تھا مگر اس میز پر آج جو فیصلے ہوتے وہ صرف رشتے نہیں جوڑ رہے تھے، وہ دلوں کے درمیان ایک نیا فاصلہ بھی پیدا کر رہے تھے۔ میر ہاؤس کے برآمدے میں دوپہر کی دھوپ ہلکی ہلکی پھیل رہی تھی مگر اس وقت سونیا کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ جیسے اسے اس فیصلے کا پتہ چلا، اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ آنکھوں میں غصہ اور دل میں بے چینی پھیل گئی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ یہ سب اس سے پوچھے بغیر کیسے طے ہو گیا۔ وہ تقریباً دروازہ دھکیلتی اسفند کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ زور سے کھلا۔ بس بہت ہو گیا، اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ اسفند جو کھڑکی کے پاس کھڑا تھا باہر دیکھ رہا تھا، آہستہ سے پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈا سکون تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا ہوا؟ اس نے دھیمی مگر سیدھے لہجے میں پوچھا۔ سونیا اس کے قریب آئی، انگلی سیدھی اس کی طرف اٹھاتا دیکھا۔ آپ کو واقعی نہیں پتا؟ یہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ اسفند نے چند لمحے اسے دیکھا جیسے بات کو سمجھنے کی کوشش میں ہو۔ اگر بات اسی فیصلے کی ہے تو ہاں مجھے پتا ہے۔ سونیا کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ تو پھر آپ اتنے پرسکون کیوں کھڑے ہیں؟ سونیا تقریباً چیخی کہ میری زندگی ہے، کوئی بزنس ڈیل نہیں ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کر طے کر لیں گے۔ اسفند نے گہری سانس لی، ہاتھ جیب میں ڈالے۔ فیصلہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتے سونیا، اس نے گویا اسے سمجھایا۔ یہ میرا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی آواز بھرائی مگر غصہ اب بھی غالب تھا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، اسے دو ٹوک لہجے میں کہا تو کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ اسفند نے سر جھکایا، پھر نظریں اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو منع کرتے، سمپل۔ سونیا جیسے ساکت رہ گئی۔ کیا؟ اپنے گھر والوں کو جا کر صاف کہہ دیں کہ آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اسفند نے بالکل سادہ انداز میں کہا۔ سونیا کے چہرے پر حیرت اور غصے کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ اور آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ اسفند کے لہجے میں ہلکی سی سختی در آئی۔ میں دادا چند کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر سونیا کے دل میں جیسے کوئی چیز چپ گئی۔ واہ! وہ تلخی سے مسکرائی۔ تو آپ کے لیے سب کچھ اتنا آسان ہے؟ بس ایک لفظ، ایک فیصلہ اور سب ختم۔ اسفند نے نظریں ہٹا لی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ تو مشکل کیا ہے؟ سونیا کی آواز بلند ہوئی۔ اب ایک بار کہہ دیں کہ آپ کو یہ شادی نہیں کرنی۔ یہ سوال سن کر اسفند کے چہرے پر ایک لمحے کو ہلکی سی جھمش آئی مگر وہ فوراً خود کو سنبھال گیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، اس نے آہستہ مگر گہرے لہجے میں کہا۔ تو سونیا اپنی جگہ تھم سی گئی، کیونکہ کچھ چیزیں برداشت کی جاتی ہیں۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ میں برداشت نہیں کر سکتی، اپنی زندگی اور کسی کے فیصلے پر نہیں میں گزار سکتی، وہ چلائی تھی۔ اسفند اس کے قریب آیا، اس کی آواز اب قدرے نرم تھی۔ ہر جنگ اکیلے نہیں لڑ جاتی سونیا، کبھی کبھی ہمیں وہ راستہ چننا پڑتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہوتا، تو آپ چن لیں وہ راستہ۔ سونیا فوراً سے بھڑک اٹھی۔ میں نہیں چنوں گی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے ہمیشہ حق کے لیے لڑائی لڑی ہے، آج بھی لڑوں گی،
चाहे सामने अपना ही क्यों ना हो। असफर ने उसे गौर से देखा, जैसे उसकी बात को महसूस कर रहा हो। फिर लड़े? मैं नहीं रोकूंगा आपको। ये सुनकर सोनिया का दिल जैसे टूट गया। अब वाकई कुछ नहीं करेंगे? उसे आखिरी बार पूछा। असफर ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा। नहीं, ये एक लफ्ज सोनिया के लिए काफी था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ठीक है, फिर याद रखिएगा, ये जंग मैं जीतूंगी। वो मुड़ी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरे में अब सिर्फ खामोशी रह गई थी। असफर वहीं खड़ा रहा। उसकी मुट्ठी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई थी। उसके चेहरे पर मौजूद सुकून टूटा और उसकी जगह एक छुपी हुई बेचैनी ने ले ली। दूसरी तरफ सोनिया अपने कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद करते ही जैसे उसकी सारी हिम्मत टूट गई। वो बिस्तर पर बैठ गई, चेहरा हाथों में छुपा लिया। आंसू बेख्तियार बहने लगे। मैं ये नहीं कर सकती, उसकी सिसकी भरी आवाज निकली। उसी लम्हे उसकी नजर मेज पर रखी फाइल पर पड़ी। वो आहिस्ता से उठी, कांपते हाथों से उसे उठाया। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी का फॉर्म। उसे खोला। आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, मगर उनमें अब एक नई चमक थी। ये मेरा ख्वाब था। उसे सरगोशी की और अपने आंसू पूछे, पर अब सब कुछ जैसे खाक हो गया। वो रो पड़ी। अगली सुबह मीर हाउस के बाहर हल्की सी धुंध फैली हुई थी। लॉन में शबनम के कतरे चमक रहे थे। जोया वहां खामोश खड़ी थी। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उसके हाथ में एक दरमियाना सा बैग था। बाल पोनी में मुकीद थे और चेहरे पर जिद छाई हुई थी। वो तेजी से गेट की तरफ बढ़ी। अब बस, बहुत हो गया। वो खुद से बुड़बुड़ाई, मैं वापस नहीं आऊंगी यहाँ। गेट के बाहर गाड़ी खड़ी थी। उसे अंदाजा ही न हुआ कि ड्राइवर कौन है। वो सीधा पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया और बैग एक तरफ फेंक दे। चलो भाई, जल्दी चलो, उसे बेध्यानी में कहा। और सुनो, अब कभी मुझे इस घर वापस नहीं आना, बता देना घर वालों को। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को ड्राइवर समझ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स चंद में खामोश रहा। ओह, इतना गुस्सा! बलाखिर से रहा ना गया तो सोया ने चौंक कर सर उठाया। तुम? सामने आईने में आहत की मुस्कुराती हुई नजरें आई नजर। जी मोहतरमा, मैं। आहत ने आराम से स्ट्रिंग पर हाथ जमाए। ड्राइवर आज छुट्टी पर है तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही आपको छोड़ा। जोया के चेहरे पर गुस्सा दराया। गाड़ी रोको। क्यों? अभी तो सफर शुरू हुआ है ना। आहत ने शरारती अंदाज में कहा तो उसके तन बदन में आग लग गई। और आपने ऐलान भी कर दिया कि वापस नहीं आना, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि कहाँ तक जाती है आपकी बगावत। जोया ने तान पीसे। मुझे तुम्हारी लिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। रुका, क्योंकि मुझे सीधी सादी लड़की चाहिए, शेफ नहीं। जोया की आंखें फैल गई। एक्सक्यूज मी, वो चिल्लाई। तुम्हें तो बस किचन में आग लगाने का शौक है। मैं तो सीधी सादी घरेलू सी बीवी ढूंढ रहा हूँ जो कम से कम सालन तो ना चलाए। उसका माथा झटका। ओ प्लीज। जोया ने तंजिया अंदाज में उसे देखा। मैं तुम जैसे बंदे के लिए क्यों अपनी लाइफ खराब करूंगी? मुझे शेफ बनना है, दुनिया देखनी है, अपना रेस्टोरेंट खोलना है। आहत ने फौरन से उसकी बात काटी। हाँ हाँ, और साथ में फायर ब्रिगेड भी रखना। आहत ने लुकमा दिया। तुम ना, जोया ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बीची। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, बस सारा दिन मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हो। ये जुमला जैसे फिजा में रुक गया। आहत के होंठों की मुस्कुराहट एक लम्हे को ठहर। नट नट पूंजा हो तो कोई काम नहीं, कोई संजीदगी नहीं, और मुझसे शादी? जाग जाओ ख्वाब से। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छा गई। तीर निशाने पर लगा था। आहत ने नजरें सड़क पर जमा दी, मगर उसकी आंखों की रोशनी मदम पड़ चुकी थी। उसके हाथ स्ट्रिंग पर जम गए। इतना बुरा हूं मैं? थोड़ी देर बाद उसकी आवाज उभरी। बिल्कुल। जोया ने फौरन जवाब दिया। ये लफ्ज तीर की तरह लगा। आहत के दिल में जैसे खंजर चुभ गया। वो कुछ कहना चाहता था। उसके जहन में वो लम्हे घूम गए जब वो चुपके से जोया को देखता था। उसकी फजूल बातों पर हंसता था, उसकी खुशी में खुश होता था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये अल्फाज उसके दिल में उभरे, मगर लबों तक ना आ सके। वही दम तोड़ गए। उसने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली। ठीक है। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जोया को देखा, मगर उस मुस्कुराहट में दर्द छुपा हुआ था। वैसे भी मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो हर वक्त लड़ती रहे। वेरी गुड। फिर बात ही खत्म। जोया ने रुख मोड़ लिया। गाड़ी अब हॉस्टल के करीब पहुंच गई थी। और जोया ने बैग उठाया, दरवाजा खोला, मगर उतरने से पहले एक लम्हे को रुकी। और सुनो, मुझे लेने मत आना कभी, बता देना घर वालों को। आहत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे जाता हुआ देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गई। फिर उसने आहिस्ता से सर सीट के साथ टिका दिया।
आंखें बंद कर लें, कह देना तो क्या हो जाता। उसे खुद से सरगोशी की, मगर अब देर हो चुकी थी। कभी कभी हंसी मजाक के पीछे छुपे जज्बात एक लम्हे की तलखी से टूट जाते हैं। हॉस्टल के लैब में शाम की हल्की सी हवा चल रही थी। जोया बेंच पर बैठी अपने बैग को हाथ में थामे हुए थी। तभी गेट के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर फौरन दरवाज़ा खोलने को आगे बढ़ा और अगले लम्हे खुद महमूद मीर गाड़ी से उतरे। जोया चौंक कर खड़ी होगी। दादाजान यहाँ? उसकी नज़र जैसे उन पर पड़ी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। आओ जोया बेटा। वो चंद कदम आगे बढ़े। जोया के कदम जैसे ज़मीन में जम गए थे, मगर दिल वो तो हमेशा की तरह उनकी तरफ खिंच गया था। ये क्या तरीका है? मीर की राज दुलारी ऐसे करके छोड़ के जाती है? जोया की पलकें झुक गई। दादाजान, मुझे ये शादी नहीं करनी। महमूद मीर ने एक लम्हा उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ते से उसके सर पर हाथ रखा। हर फैसला पहले मुश्किल लगता है बेटा, मगर ये फैसला गलत नहीं होता। जोया की आंखों में नमी तैरने लगी। लेकिन मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो। उन्होंने उसकी बात काट दी। तुम्हारे ख्वाब भी जानता हूँ और तुम्हारी जिद भी। वो जरा चुके, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्तों पर खड़ा करती है और हम वही रास्ते चुनते हैं जहाँ हमारे अपने खड़े होते हैं। जोया का दिल भारी हो गया। चलो मेरे साथ, उन्होंने नरमी से कहा तो वो कुछ बोल ही ना सकी। जोया हमेशा हार जाती थी इस जुमले के आगे। उसने लब खींचे, आंखों में आया आंसू रोके और आहिस्ता से सर हिला दिया और उनके हमरा वापस लौट गई। मीर हाउस रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ तैयारियां अरूज पर थी। घर में जोया दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। हाथों में चूड़ियां थी, चेहरे पर मेकअप नफासत से किया गया था कि नजरें नहीं ठहरती थी, मगर हर तैयारी से बेनियाज वो बार बार घड़ी देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस अभी दुल्हन को बुलाएंगे, किसी ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। दरवाजा बंद हुआ और कमरा खाली हो गया। चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। जोया ने गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। ये मेरा वाहिद मौका है। उसने जल्दी से दुपट्टा संभाला, पाँव में सैंडल पहनी और दरवाजे की तरफ पड़ी, मगर अगले लम्हे रुक गई। दिल जैसे एक लम्हे को काम किया। क्या मैं सही कर रही हूँ? उसके अंदर से आवाज आई। उसे आंख बंद की। हाँ, ये मेरा ख्वाब है। वो तेजी से कमरे से निकली। राहदारियों से गुजरती वो हवेली के पिछले हिस्से की तरफ पड़ी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आखिरकार वो पिछले दरवाजे तक पहुंची। उसने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा और हवेली से बाहर निकल गई। एक बड़े हॉल में कुकिंग कंपटीशन अपने आखिरी मरहले पर था। हर तरफ रश, कैमरे की फ्लैश और जजेस की जांचती हुई निगाहें थी। जोया अपने किचन स्टेशन पर खड़ी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ तेजी से चल रहे थे और पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। फोकस जोया, उससे खुद को तसल्ली थी। ये तुम्हारा ख्वाब है। टाइम अप। अचानक ऐलान हुआ। जोया ने गहरी सांस ली। वो डिश मुकम्मल कर चुकी थी और उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में जीत की उम्मीद थी। नताइज का ऐलान किया जाना था। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। जजेस चंदीदा निगाहों से कॉन्टेस्टेंट को देख रहे थे। आज की विनर है मिस जोया मीर। उनकी ये डिश इंतहाई अनोखी और इस मुकाबले की विनर है। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। मैं जीत गई? उसे बेयकीनी से सरगोशी की। हॉल तौलियों से गूंज उठा। जोया ने कहानी उठाकर देखा और वहीं ठहर से गई। सामने आहत खड़ा था। उसके चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट थी। जोया की आंखों में हैरत के साथ साथ शर्मिंदगी भी उतर आई। तुम यहाँ? उसकी आवाज धीमी हो गई थी। हाथ आहिस्ता से उसके करीब आया। मैंने सोचा देखूं मेरी जिद्दी दुल्हन वाकई जीत भी सकती है, सिर्फ भागती है। जोया ने नजरें झुका ली। आई एम सॉरी, मैं निकाह छोड़कर आ गई। पता है मुझे। आहद ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। तुम नाराज नहीं हो? आहद ने हल्का सा नफी में सर लाया। वैसे क्या होना चाहिए? जोया ने धीरे से उसे देखा। मैंने सबके सामने तुम्हें अकेला छोड़ दिया ना? आहद कुछ लम्हे से देखता रहा। तुमने किसी को नहीं छोड़ा। तुम अपने ख्वाब के पास गई हो बस। आहद के दोस्ताना लहजे से जोया की आंखें नम हो गई। और वैसे भी मैं तो इतना तो कर ही सकता हूँ ना कि तुम्हें सपोर्ट कर सकूं। ये जुमला सीधा उसके दिल में उतरा। तुम्हारे लिए इतना तो बनता है। वो सिर झुकाकर बोला तो जोया की पलकों से आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार उस नज़र से आहद को देखा जैसे उसे समझने की कोशिश कर रही हो। ये गलत थी। उसने आयता से एतराफ़ किया। हाँ, थोड़ी सी। आहद ने कंधे झुकाए। लेकिन अभी भी वक्त है सुधरने का। जोया ने बेख्तियार
हंस दिया। उस समय एक अजीब सा फंसू था जो दोनों को अपने हिसार में लिए हुए था, और एक रिश्ता जो खामोशी से मजबूत हो रहा था। मीर हाउस आज दोहरी खुशियों का मरकज बना हुआ था। फूलों की खुशबू फिजा में घुली थी। उस खूबसूरती के पीछे दो अलग कहानियां सांस ले रही थी, एक खुशी से भरी और एक खामोशी और उदासी से लिपटी हुई। असफन मीर सफेद शेरवानी में बैठा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह स्पाट, संजीदा और बेतासुर था। दूसरी तरफ सोनिया दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। सर झुका हुआ था, आंखें नम थी और दिल जैसे बोझल सा था। उसने कभी खुद को इस मुकाम पर इस तरह नहीं सोचा था। असफन मीर बिन सालेह, आपको सोनिया बिनते इर्तजा मीर से निकाह कबूल है? एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। असफन की नजर एक लम्हे को उठी और दूर बैठी सोनिया पर जा ठहरी। वो उसे देख नहीं रही थी, मगर उसके आंसू साफ नजर आ रहे थे। असफन ने गहरी सांस ली। कबूल है। आवाज मजबूत थी, मगर अंदर कुछ टूटा था। 3 बार कबूल है की आवाज आई। सोनिया बिनते इर्तजा मीर, क्या आपको असफन मीर सालेह मीर अपने निकाह में कबूल है? सोनिया के हाथ कांप गए। उसने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे लगे थे। कबूल है, उसकी आवाज बहुत मुश्किल सुनाई थी। तीसरे कबूल है के साथ उसकी पलकों से आंसू टपक कर उसके हाथों पर गिर गए। मुबारक हो। शोर मच उठा और असफन ने सर झुका लिया। उसने सोनिया की तरफ दोबारा नहीं देखा। अब दूसरे निकाह की बारी थी। माहौल में जरा सी हलचल थी। हाथ आगे बढ़ा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में जिंदगी तैर रही थी, जैसे उस लम्हे को दिल से जी रहा। दूसरी तरफ जोया बैठी थी सुरख जोड़े में, मगर आज उसके चेहरे पर घबराहट की बजाय एक नरम सी खुशी थी। उसकी आंखें कभी कभार चुपके से आहत की तरफ उठ जाती कि वही था जिसे स्पोर्ट करके दोबारा लाया था। घर वालों के सवाल के जवाब दिए थे। आहत मीर बिन वक्कार मीर, क्या आपको जोया बिनते सालेह मीर से ही निकाह कबूल है? आहत के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने पुरजोश होकर एक ही सांस में 3 बार कबूल है कहा। उसकी आवाज में एक चमक थी, जैसे हर लफ्ज में मोहब्बत भरी हो। अब जोया से इजाजत दी जा रही थी। जोया ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर आहिस्ता से कबूल है कहा था। इस बार उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुबारक हो। इस बार आवाजें बुलंद थी, खुशी वाजिया थी। आहत ने फौरन नजर उठाकर जोया को देखा। जोया ने भी चुपके से सर उठाया और दोनों की नजरें मिल गई। उस एक लम्हे में सब कुछ बदल गया था। वो दोनों मुस्कुराए थे। कमरा नरम रोशनी में डूबा हुआ था। जोया खामोशी से बैठी थी। दिल की धड़कन मामूल से तेज थी। इस दौरान दरवाजा खुला तो आहत आहिस्ता से अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी चहचहाती बुलबुल, इतनी खामोश क्यों हो? उसे मुस्कुरा कर पूछा। जोया ने नजरें झुका ली। बस डर लग रहा है। आहत हल्का सा हंसा और फिर वो उसके करीब आया। उसका घूंघट उलट कर हाथ थामा। अगर मैं कहूँ पढ़ाई करो तो? जोया की आंखें फैल सी गई। तो मैं अभी लड़ पड़ूंगी। आहत ने हंसते हुए जेब से एक लिफाफा निकाला और उसके हाथ पटक दिया। पहले ये देख लो, फिर लड़ लेना। जोया ने हिचकिचाते हुए लिफाफा खोला और अगले लम्हे उसकी आंखें हैरत से भर गई। प्रोग्राम? आहत उसके और करीब आया और उसकी आंखों में झांकने लगा। तुम्हारी पसंद, तुम्हारा ख्वाब मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता था? जोया के लब हल्के से खुल गए, आंखें नम हो गई। तुम बाकी चाहते हो कि मैं ये करूं? आहत ने आहिस्ता से उसका चेहरा अपने हाथों में भरा। मैं तो चाहता हूं कि तुम वो बनो जो तुम बनना चाहती हो। ये सुनकर जोया खुद को रोक न सकी। वो झुक कर उसे गले लगा गई। थैंक यू। उसकी आवाज नरम सी थी। आहत ने मुस्कुरा कर उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। इतना तो कर ही सकता हूं मैं, है ना तुम्हारे लिए बेगम साहिबा? जोया ने हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। आहत ने उसे खुद से लगाया था। ये रात उनके लिए वाकई हसीन थी। कमरे में नरम रोशनी फैली हुई थी, मगर फिजा में अजीब सी कशीदगी भी खुली हुई थी। सोनिया बेड के किनारे बैठी थी। जैसे ही दरवाजा खुला और असफन अंदर आया, उसने एक नजर उसे देखा और फिर फौरन उठ खड़ी हुई, जैसे वहां एक लम्हा भी रुकना उसे गवारा ना हो। वो सीधा अलमारी की तरफ पड़ी। अभी वो कपड़े निकाल ही रही थी कि असफन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम गया। रुको सोनिया। उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी, बस एक रोब था। सोनिया ने पीछे पलट कर देखा और फौरन झटके से अपना हाथ छुड़ाया। प्लीज मुझे मत रोके। वो पलट कर उसके सामने आ खड़ी। आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वैसे भी इस शादी की मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। ये जुमला जैसे असफन के दिल में उतर गया। असफन के चेहरे पर एक लम्हे को साया सा गुजरा, मगर उसने खुद को संभाल लिया। निकाह हो चुका है सोनिया। उसे धीमे लहजे में उसे याद दिलाया। उसे यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोनिया तरफ उठी। ये जबरदस्ती है, मेरी मर्जी के खिलाफ। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना।
असफन की नजरें उस पर जम गई। फर्क पड़ता है? उसने आहिस्ता से कहा। सोनिया तल्खी से हंसी। अगर पड़ता है तो आज मैं यहाँ इस तरह खड़ी ना होती। आप जैसे लोग। सोनिया रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरों की जिंदगियों के फैसले करते हैं, फिर बड़े सुकून से खड़े रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। असफन ने गहरी सांस ली, नजरें हटा ली। मैं अभी आता हूँ, उसने मुख्तसर कहा और मुड़ गया। ये वो लम्हा था जब वो कुछ सुनने की हिम्मत नहीं रखता था। हाँ, भाग जाए, यही आता है आपको। असफन कदम एक लम्हे को रुके, मगर वो पलटा नहीं। वो सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में सुनाटा छा गया। सोनिया ने बेजारी से रुख मोड़ा। दिल अब भी शदीद गुस्से से भरा था, मगर कहीं ना कहीं खालीपन भी था। उसी लम्हे बेड पर रखा असफन का मोबाइल बज उठा। सोनिया ने एक लम्हे वॉशरूम के बंद दरवाजे पर नजर डाली, फिर बेइख्तियार फोन उठा लिया। हेलो मैडम, मैं वही गवाह बोल रहा हूँ। सोनिया चौंक गई। मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। अगर ना आप होती तो मैं जिंदा ना होता। और वो साहब, असफन साहब ने तो मेरी जान बचाने के लिए खुद जख्म खाए। सोनिया के हाथ कांप गए। क्या? जी, इन्होंने मुझे बचाया, खुद जख्मी हो गए। आपको नहीं बताया उन्होंने? वो ठीक है ना? सोनिया के कदम जैसे जमीन पर जम गए। उसी लम्हे वॉशरूम का दरवाजा खुला। असफन बाहर आया और सोनिया के हाथ में अपना फोन देखकर रुक गया। उसने सब सुन लिया था। कॉल खत्म हो गई थी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई और सोनिया के चेहरे पर सदमे के आसार थे। तेजी से वो असफन की तरफ बढ़ी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी। असफन कुछ बोलने ही लगा था कि सोनिया ने बेख्तियार उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पर गहरा जख्म था और पट्टी के नीचे से वो झलक रहा था। ये क्या हुआ है? सोनिया की आंखें भर आई। असफन ने आहिस्ता से हाथ खींचने की कोशिश की। कुछ भी नहीं, बस कैसे, कोई बात नहीं। सोनिया की आवाज टूट गई। आपने ये सब मेरे लिए क्या? और मुझे बताया भी नहीं? असफन की नजरें उस पर ठहर गई। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत चाहता था सोनिया, उसने धीरे से कहा। ये सुनते ही सोनिया के अंदर सारा गुस्सा, सारी जिद पिघल गई। वो एक लम्हे को रुकी, फिर अचानक आगे बढ़ी। असफन को गले लगाया। असफन चंदन में साकित रहा, फिर उसने भी मुस्कुराते उसे मजबूती से अपने हिसाब में ले लिया। उसकी गिरफ्त में एक शिद्दत थी, जैसे वो उसे खोने से डरता हो। मैंने आपको बहुत गलत समझा। सोनिया अब भी उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी शर्ट उसके आंसुओं से गीली हो रही थी। अब कुछ मत कहो। असफन ने आहिस्ता से उसके आंसू पूछे। सोनिया मुस्कुराई जैसे सारी दुनिया खत्म हो गई हो। असफन ने आहिस्ता से उसे अलग किया, अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। सोनिया ने हैरत से उसे देखा और फौरन खोला। अंदर एक खूबसूरत फाइल थी, इंग्लैंड का वीजा और उसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर। सोनिया की आंखें चमक उठी। ये वाकई मेरे लिए है? असफन ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा ख्वाब था ना, मैंने सिर्फ रास्ता आसान किया है। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। वो दोबारा उसके करीब आई, इस बार आहिस्तगी से उसके वजूद में समा गई। वो बेख्तियार उसके सीने से लग गई थी। असफन ने भी शिद्दत से उसे थाम लिया। उस लम्हे ना कोई शिकायत थी, ना कोई दूरी, सिर्फ एक रिश्ता था जो खामोशी में भी मुकम्मल था।